वक्त कभी नहीं रुकता, चलता रहता है, रुख हमेशा आगे की तरफ, और सड़क भी ऐसी सीधी कि जिस पर कोई गोल चिकर है, न किसी समत मरने का इशारा। थकता भी नहीं कि चंद लम्हे सस्ता ही है। जिसके हाथ में उसका रिमोट है, ये उसका इतना ताबा है कि उकपल फ़र्ज से कोताही मुमकिन नहीं। वक्त के हाथ पर बंधी घड़ी के सैल मियाद पूरी कर लें तो वो वक्त के बारे में इतलाआत देना बंद कर देती है, मगर वक्त की नब्ज़ नहीं रुकती। ये अपनी तेज़शदा मखसूस रफ्तार के मुताबिक चलता जा रहा है, और आज सुसी के साथ गुजरे हुए वाक़ये को 1 साल बीत चुका था। आतिश बलोच उसे अपनी चाहत और तौजा से इस गम की कैफियत से बाहर निकाल कर काफ़ी हद तक नॉर्मल कर चुका था। सूरज की चकमती करने खिड़की के ज़रिए अंदर दाखिल हुए कमरे को रोशन कर रही थीं। उसने अपनी नींद से बुझल आंखें खोलकर देखा। रोशनी की किरणों के साथ साथ ठंडी हवा भी अंदर दाखिल हो रही थी। खिड़की के बाहर लगी फूलों की बेल से महसूर कन महक इस हवा में शामिल हुए उसकी सांसों को महकाने लगी। उसने अपने साथ वाले तकिए पे सर रखे बेखबर हुए अपने शहजादे को देखा। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, खड़ी मगरूर नाक, मूँछों तले अन्नाबी लबों पे सूए हुए भी दलकश मुस्कुराहट अहाता किए हुए थी, जो इसकी नरम मिजाज शख्सियत का खासा थी। वो खुद भी हरदम मुस्कुराता और इसे भी मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया करता, और जब मुस्कुराता तो उसे ऐसे लगता कि वो इस शहजादे के गालों में पड़ने वाले गढ़ों में डूब जाएगी। उसने निकाह से पहले कभी उसे मुस्कुराते नहीं देखा था। जब उसकी इस खासियत का पता चला तो वो और भी हैरान हुई। कितने लम्हे ही वो उसके वजीहा चेहरे पे नज़रें जमाए उसे अपनी आंखों में समाने लगी। सुसी ने देखा इसका हाथ आतिश बलूच के भारी मजबूत हाथ के नीचे था। वो इसका हाथ पकड़कर सूता था ताकि सुसी को डर ना लगे। जैसे ही उसने बस्तर से उठने के लिए हल्की सी जनबिश की, आतिश बलूच की खुमार ज़दा आंखें खुलें। गुड मॉर्निंग, वो गंभीर आवाज़ में मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखकर बोला। गार्ड मारना, वो जवाबन कहते कहते अटक गई। गार्ड मार्निंग कहते हैं, आतिश ने बताया। जी जी, गार्ड मार्निंग, वो धीरे से मुस्कुराती हुई बोलकर अपना हाथ इसके हाथ के नीचे से निकाल कर उठ बैठी। तुमने मेरा हाल तो पूछा नहीं। वो भी उठकर बैठते हुए तकिया पीछे लगाए बेड कराउन से टेक लगाए बैठा और टांग पे टांग चढ़ाए उसे कहा, अभी तो आप उठे हैं, इसमें हाल क्या पूछना। वो हैरत अंगेज़ नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगी, अब तुम मुझसे दौर हो तो हाल पूछना तो बनता है ना। वो शरारती अंदाज में बोला, मगर वैसे ही पूछो जैसे मैंने सिखाया था। कहो आई लव यू, मतलब आप कैसे हैं। अच्छा ठीक है, आई लोयो, वो तेज़ी से बोली और बस्तर से उतरने लगी। एरे मुझे बताने तो दो। इसने ससी की कलाई पकड़कर इसे जाने से रोका। आई लव यू टू, तुम्हें देख लिया तो अच्छा हो गया हूँ। वो इसकी आंखों में देखकर बोला, मेरी भी हर सुबह अपने शहजादे को देखकर रोशन हो जाती है, जिसने मेरी अंधेरी रात जैसी ज़िंदगी में आकर इसे अपने रंगों से रोशन कर दिया। वो पलकें झुकाए बोली, शहजादी आप हमें मगरूर बना देती हैं शहजादा बोलकर। वो इसके गर्दन के गर्द बाजू बांध कर बोला। सिसी की घनी मेगाने रखसारों पर गरें लरजने लगें। शहजादे को शहजादा ना कहूँ तो और क्या कहूँ। अगर मैं ज़िंदगी में आपको एक चीज़ दे सकती तो आपको अपनी आँखों से देखने की सलाहियत दे देती। तब आपको पता चलता कि आप मेरे लिए कितने ख़ास हैं। वो मध्यम लहजे में मोहब्बत से चूर आवाज़ में बोली, लोग कहते हैं एक ही चीज़ को बार बार देखने से इंसान औब जाता है, मगर मैं तुम्हें जितनी बार भी देखता हूँ मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यार आता है। वो जज्बात से लबरेज लहजे में आँच देते लहजे में बोला, मगर मुझ में तो देखने के काबिल ऐसा कुछ ना। शीश। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, आतिश बलूच ने इसके लब्बों पे अंगली रखकर उसे बोलने से रोक दिया। तुमसे आखिरी इश्क है जो पहली बार हुआ मुझे। वो इसकी पेशानी से पेशानी लगाए फसो खीज़ आवाज़ में बोला। सिसी ने चेहरा फेर लिया इसकी सांसों की तपिश से घबराते हुए। शहजादी, अगर मेरे अख्तियार में हो तो मैं तुम्हें बानाहों में भरकर हमारे चारों तरफ एक मोहब्बत की लकीर खींच दूँ, ताकि कोई गम तुम तक न पहुँच सके। तुम्हारे सारे ख्वाबों की तकमील करूँ, तुम्हारे साथ गुजरता हर लम्हा अपनी मोहब्बतों से सजा दूँ। इससे पहले कि वो जज्बात की रो में बह जाता, उसने ससी अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और उठकर वाशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद फरेश होकर बाहर आया। तुम फरेश हो जाओ, मैं आता हूँ। ससी ने उसकी बात पे इस बात में सर हिलाया। वो बस्तर से नीचे उतरी।
इस वक्त वो पनक कलर के ट्राउज़र और ढीली ढाली शर्ट में मलबूस थी। वो अपने कपड़े लिए वाशरूम की तरफ बढ़ गई। आतिश किचन की तरफ आया, फरीज से फ़रोज़न पराठे निकालकर सैनक लिए, फिर चाय केटल में बनने रखी और तेज़ी से आमलेट बनाने लगा। वो जब पहले तालीम के सिलसिले में यहाँ रहता था तो ऐसे ही अपना नाश्ता खुद बनाता था। वो आदी था उन कामों का, इसलिए उसने फिरती से सारा नाश्ता तैयार किया, फिर वापस कमरे का रख किया। सिसी ड्रेसर के सामने खड़ी अपने गीले लंबे बालों को तौलिए से खशक कर रही थी। इसकी नज़र अपनी गर्दन पे पड़ी, जिस पे आज भी हल्के हल्के निशान नुमायां थे। इसकी आंखें फिर से नम हुईं। आतिश बलूच को कमरे में दाखिल होते देखा तो सुरात से बस्तर पे पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने शानों पे फैलाया, खुसूसन गर्दन के गर्द। आतिश बलूच इसकी नम आंखें और उसकी घबराहट में की गई कार्रवाई देख चुका था। इसने ससी को नॉर्मल देखकर कई बार इस दरंदे के बारे में पूछा था, मगर हर बार ससी का यही जवाब था कि वो उससे नहीं जानती, वो उनके गांव का रहने वाला नहीं था। तुम्हें मुझसे ये सब छिपाने की ज़रूरत नहीं। आतिश बलूच ने आगे बढ़कर इसके शानों को थाम कर कहा, कितनी बार कहा है, इन आंसुओं को मत बहाया करो। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। उसने कहते ही हड़बड़ी मचाई। आपने क्यों बनाया? मैं आकर बना दी तीना। अपनी प्यारी सी बीवी से काम करवाना मुझे पसंद नहीं। वो उसके गाल को थपथपाकर मुस्कुराते हुए बोला, लाओ मैं तुम्हारी मदद करूं सस्त लड़की। वो ड्रेसर से ब्रश उठाकर उसके लंबे बालों को सुलझाने लगा। नहीं, तुम इतनी देर अपनी प्यारी सी आंखों में, जिसमें सिर्फ मैं दिखाई देता हूँ, इसमें काजल लगाओ। हरी अप, मतलब जल्दी। वो अब उसके बालों में कीचड़ लगा चुका था, साथ साथ उसे हर रोज़ इंग्लिश के कुछ नए वर्ड सिखाता रहता, जिससे सिसी के गुफ्तगू के अंदाज में खासी तब्दीली आचकी थी। पता है, उमा भी मुझे सस्त कहती थी। वो याद आने पे उसे बताने लगी, यहाँ पाँव रखो। आज घटने के बल बैठा और अपना एक घटना बैंड किए बोला तो ससी ने अपना पाँव उस पर रखा। आतिश ने उसके पाँव में बारी बारी पायल पहनाई, फिर उठकर ड्रेसर से मुस्कारा उठाया। सिसी इतनी देर लबों पे लाइट पनक कलर की लपस्टक लगा चुकी थी। लास्ट टच, फिर चलते हैं। आतिश ने मुस्कारे का ब्रश निकाला। ना, ये नहीं, इसे लगाने से मेरी पलकें बहुत भारी हो जाती हैं। उसने मुना बसूर कर कहा, यार एक तो कितनी मुश्किल से सीखा है यूट्यूब पे देखकर इसे लगाना। अब तुम नुखरे दिखा रही हो, अपने शहजादे की बात नहीं मानोगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं प्यार भरी नज़रों से तुम्हें देखता हूँ और तुम शर्मा कर अपनी मुस्कारे से सजी घनी पलकें रखसारों पे गरा लेती हो तो बहुत क्यूट लगती हो। अच्छा चलें लगाएं। सिसी इसके सामने खड़ी हो गई तो वो इसकी पलकों पे मस्कारा लगाने लगा। मस्कारा लगाने के बाद आतिश सिसी के पीछे आकर खड़ा हो गया और सुसी के शाने पे थोड़ी रख दी। दोनों अब शीशे में एक दूसरे को देख रहे थे। आपने तो कहा था कि नाश्ता ठंडा हो जाएगा। सुसी ने चौंक कर याद दिलाया। आवा शर्ट, तुम्हारे सामने होश ही कहाँ रहता है। वो जोमानी नज़रों से उसे देखते हुए बोला तो सिसी का चेहरा उनारी हुआ। लेट्स गो। वो इसका हाथ थामे तेज़ी से बाहर निकला। टेबल पे नाश्ता लगा था। दोनों बैठकर खाने लगे। आज शाम यूनिवर्सिटी में रेयूनियन पार्टी है। नए और पुराने सब स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। एक स्पेशल फंक्शन पे सब इनवाइट हैं। इसने बातों में उसे बताया, शाम को तैयार रहना, पहले तुम्हारी उम्मा से मिलने हॉस्पिटल चलेंगे, फिर वहाँ से पार्टी में। जी, इसने कहते हुए सर इस बात में हिलाया। ख्वाहिश एक ऐसे दरिया की मानंद जो सूखने के करीब है, समट कर महज ज़रूरत बन जाती है तो कभी किसी बिखरे हुए समंदर की शक्ल अख्तियार करके जुनून और दीवानगी में बदल जाती है। ख्वाहिश की इब्तदा क्या है और अंतहा क्या, ये हदें शायद हर इंसान के लिए मुख्तलिफ हैं। हकीकत यह है कि इंसान का ख्वाहिश के साथ ताल्लुक़ तब से है जब वो इस दुनिया में कदम रखता है और ये सिलसिला उसके इस दुनिया से कोच कर जाने तक चलता रहता है। चाहत इसकी ख्वाहिशात में से उलिन दर्जे पे पूरे तमतराक से विराजमान थी। जब से चाहत ने उसे इग्नोर करना शुरू किया था, तब से उसे अपने दिल की ज़मीन बंजर लगने लगी थी। वो जर्श बलोच और हादिया की निगरानी में रहकर अब काफ़ी हद तक समझदार हो चुकी थी। उनके साथ मिलकर खाना बनाना भी सीख रही थी। जर्श बलोच ने इसे आहिस्ता आहिस्ता अपने तजर्बात और मशाहिदात से आगाह किया। उसे बहुत सी ऐसी बातें सिखाईं जिससे वो पहले नाबलद थी। सरदार पानी,
यारम बलूच आज रात की बजाय शाम 5 बजे के करीब हवेली वापस आया तो शाजिया पानी का गिलास टरे में रखे उसके पास लाकर अदब से बोली, चाहत कहाँ है? इसने नज़रें उसकी तलाश में इधर उधर दौड़ाएं, वो इसे कहीं नज़र नहीं आई। तो इसने पूछा, सरदार, वो बड़ी सरदारनी जी के पास हैं, उसे कहो कमरे में आए। कहते ही वो कमरे की तरफ बढ़ गया। चाहत बीबी, सरदार सा आ गए हैं, मुझे तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, जाएं जी, आपको कमरे में बुला रहे हैं। शाजिया ने कमरे के दरवाजे में झांक कर अजीब व गरीब अंदाज में इतला दी, जाओ बेटा, जाकर देखो उसे, मैं ज़रा थोड़ी देर अब आराम करूँगी। जर्श बलूच ने उसे कहा और ज़रा सी देर को सुस्ताने के लिए लेट गईं तो चाहत सपाट अंदाज में वहाँ से निकलकर चलती हुई अपने कमरे की तरफ आई और दरवाज़ा खोला तो सामने यारम बलूच अपनी छा जाने वाली शख्सियत समेत सीने पे हाथ बांधे इसी के इंतज़ार में खड़ा था। उसने चाहत का सिर तापा जायज़ा लिया, जो इस वक्त बिल्कुल गांव की गूरी जैसा रूप लिए लहंगा चौली में मलबूस थी। जर्श बलूच की पसंदीदगी की वजह से उसने ऐसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। कल क्या तारीख है? वो गंभीर आवाज़ में बोला तो चाहत ने चौंक कर इसकी सरमई आंखों में देखा। कल 7 है शायद। कल की तारीख में क्या होता है? इसने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। पत्ता नहीं। वो संजीदा अंदाज में शाने अचकाकर बोली, आज मौसम बहुत अच्छा था, इसीलिए सारे काम निपटाकर जल्दी वापस आ गया। इस बार वो थोड़ी नरमी से पेश आया। चाहत बना जवाब दिए ड्रेसर पे मौजूद तरतीब से लगी चीज़ों को वापस एक जैसा करके रखने में अपने आप को मसरूफ़ जाहिर कर रही थी। अगर वो सिंग मरमर बन चुका था तो वो भी सर्दअंदाज अपना चुकी थी। बकूल हादिया के तुम भी उन्हें नज़रअंदाज करो, खुद ही तुम्हारे पीछे आएंगे। चाहत का दिल तो नहीं करता था इसे सामने देखकर नज़रअंदाज करने पर। इसे सामने देखकर हादिया से किए वादे तोड़ने का दिल करता। आज का दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, चलो कहीं बाहर चलते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज वो सरदार नहीं, पहले वाले यारम बलूच की तरह बन गया था। वो इसे इनकार करना चाहती थी। कब से वो इसे नज़रअंदाज किए अपनी ही दुनिया में मगन था। आज इतने अरसे बाद इसे कैसे याद आ गई कि बाहर घूमना फिरना भी कोई चीज़ है। वो शकवा करना चाहती तो थी, लेकिन ज़बान ने उसका साथ नहीं दिया। चाहत ने बना इसकी तरफ देखे अपना रख कबरड की तरफ किया, इसकी सलाइड खोलकर अंदर से लिटके हुए कपड़ों को अलट पलट कर देख रही थी कि अपने चेहरे पे उसकी गर्म सांसें महसूस हुईं तो बदन में बजली सी कूंद गई। वो वहीं साकत सी खड़ी थी, हिलने की हिम्मत ना थी। जिस ड्रेस में तुम कंफर्टेबल फील करती हो वही पहनो आज, किसी के लिए खुद को मत बदलो, मुझे जैसे तुम पहले थी वैसे ही अच्छी लगती हो। यारम बलूच के लब इसे अपने कान की लो से मस होते हुए महसूस हुए। वो बदक कर पीछे हुई और गहरी सांस खींचकर खुद को नॉर्मल करने लगी। फिर उसके कहे के मुताबिक आज काफ़ी अरसे बाद जीन्स और शर्ट, इस पर लॉन्ग कोट निकाला सर्द मौसम के हिसाब से, फिर चेंज करने चली गई। इसके जाते ही यारम बलूच ने शाल उतार कर सूफे पर इछाल दी, कमीज़ और कफ पे लगे बटन खोले। आज उसने तीसरी सलाइड खोली जहां उसके 1 साल पहले इस्तेमाल के कपड़े मौजूद थे। उसने बलियो जीन्स और बलेक शर्ट निकाली, साथ बलेक जैकेट निकाली और ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। जब वो दोनों तैयार होकर हवेली से बाहर निकले तो ठंडी हवा के तेज़ झोंके ने उनका इस्तकबाल किया। चाहत ने ठठराकर सीने पे हाथ बांध लिए। यारम बलूच उसे अपने साथ लिए जीप में बैठ गया और अग्निशन में चाबी घुमाकर उसे स्टार्ट किया। वो गांव के अहाते से बाहर निकल रहे थे, जबकि चाहत यहाँ आई थी, आज पहली बार यूं बाहर निकली थी और मौसम भी इंतहाई खूबसूरत हो रहा था। शाम ढलने वाली थी। दिन और रात का इम्तिजाज पेश करता ये प्रकशिश मंजर उसकी आंखों को बहुत भा रहा था। वो विंडो से बाहर के मनाजिर देख रही थी। तभी एक शख्स साइकिल पे गुजरा। वाओ, साइकिल! वो दोनों हाथों को जोड़कर एकदम खुशी से चलाई। जितनी मर्जी इस पर मेहनत की गई थी, इसे संजीदा मिजाज बनाने की उसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत बचपना मौजूद था। यारम ने फ़ौरन जीप रोक दी। आपको पता है, मुझे ना साइकिल चलाने का बहुत शौक़ था। जब मैं अमेरिका में थी ना, वहाँ कभी कभी बाहर पार्क में बड़ों के साथ जाती थी। वहाँ सब बच्चे साइकिल चलाते थे। मैंने बड़ों को कहा कि मुझे भी साइकिल दिला दें, मगर वो बात बताते बताते एकदम चुप हो गई और सर झुका लिया। मगर क्या? इसने चाहत की ठोड़ी को अपनी पूरों से छूकर नरमी से ऊपर उठाया। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं मुझे साइकिल लेकर देने के। वो अफसरदा लहजे में बोली, आपको साइकिल चलानी है? नहीं।
मम्मी कहती हैं कि अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, वो अपने तय समझदारी का मुजाहिरा करते हुए बोली। यारम के बाहम पेवस्त लब मुस्कुराहट में ढले। आए बाहर। वो अपनी साइड का डोर खोलकर नीचे उतरा और दूसरी तरफ से आकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकलने को कहा। चाहत हैरान किन नज़रों से उसे देखते हुए नीचे उतराई। रखिए, साइकिल सवार अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था, यारम ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। तो उसने मुड़कर देखा और साइकिल से उतरकर साइकिल समेत फ़ौरन उसके पास आया। जी सरदार, इसने मुअद्दब अंदाज में सर झुकाए कहा। हमें आपकी साइकिल चाहिए, कल वापस दे देंगे। जी सरकार। इसने पहले तो हैरानगी से अपने सरदार को देखा कि जिसके पास जीप मौजूद है उसने साइकिल का क्या करना है, मगर इससे सवाल करने की जरात नहीं थी। तभी साइकिल उसकी तरफ बढ़ाई। सरदार, सब आपका ही दिया हुआ है। शुक्रिया। यारम ने उससे साइकिल ले ली तो वो अपने रास्ते पे चला गया। आए मॉम, मगर मुझे तो ये चलानी ही नहीं आती, वो मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोली। आप बैठे, मैं सिखाता हूँ। चाहत उस पे बैठी और हैंडल्स पे दोनों हाथ मजबूती से जमाए, मगर तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। इससे पहले कि वो गर जाती, यारम ने उसकी पश्त से हाथ ले जाकर उसे गिरने से रोका और दोनों हैंडल्स पे रखे हाथों पे अपने हाथ रख दिए। अब चलाएं, वो पीछे से सहारा दिए हुए था। चाहत ने आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए पैडल चलाने शुरू किए। कहीं कहीं दिल डर भी रहा था, लेकिन खुशी भी हो रही थी। अपनी ख्वाहिश पूरी होने पर वो लोग साइकिल चलाते हुए काफ़ी दूर निकल आए थे। एक बार फिर तवाज़ुन बिगड़ा। बस मुझसे नहीं होगा। इसने पलटकर यारम की तरफ देखते हुए कहा। ओके आएँ, अब आपको इसी साइकिल पे वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ आपको लेकर जाना चाहता था। वो मबहम सा मुस्कराया। चाहत ने नासमझी से उसे देखा और साइकिल से उतराई। यारम खुद साइकिल की साइड पे बैठ गया और चाहत आगे बैठ गई। ऐसे बैठने से चाहत को यारम की गर्म सांसें अपने चेहरे पे पड़ती हुई महसूस हो रही थीं। इसके मखसूस परफ्यूम की महसूर कन महक उसे अपनी सांसों में घलती हुई लगी। तभी बूंदाबांदी शुरू हो गई। हुआ में ठंड की लहर दौड़ी जो उसे कपकपाने पे मजबूर कर गई। हल्की हल्की फुहार इन पे इसमें इश्क फूंक कर उन्हें अपने सहर में जकड़ रही थी। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू इन्हें अपने साथ बांध रही थी। हवाएं जैसे उनके साथ पे गंगनाने लगीं। आगे का रास्ता साइकिल पे ते नहीं होगा, हमें पैदल चलना होगा, यारम ने कहा। तो दोनों साइकिल से उतर आए और इसे एक तरफ खड़ी करते एक साथ चलने लगे। कितना हुसैन है ना ये सब, दिल चाहता है यहीं रह जाऊं। चाहत फरते मसरत से लबरेज लहजे में बोली। मुझे तो इस मौसम से भी ज़्यादा हुसैन कोई और लग रहा है। वो जुमानी नज़रों से उसे देखते हुए रुककर बोला तो चाहत उसके बदले तीवर देखकर ठटकी, मगर चेहरे पे अभी भी नासमझी के आसार नुमायां थे। दिल चाहता है तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले चलूं जहाँ चाहतों की बारिश और मोहब्बतों का नज़ूल हो, वो मध्यम सा मुस्कुराकर बोला। चाहत के चेहरे पे बारिश की बूंदें गिरें तो खुशी से झूम उठी और आसमान की तरफ देखकर खखलाने लगी। ये मौसम का जादू था या उसकी निसों में छाया सरूर। वो दलरबा मनमोहनी सी लड़की गरे लांग कोट में इस सरमई शाम का हिस्सा ही लगी। वो मबहूत सा इसे गोल गोल घूमते देखता गया। तुम्हें बारिश पसंद है? बहुत 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 ज़्यादा, इतनी ज़्यादा। वो दोनों हाथ फैलाए बोली। आज इन दो दिलों में छाई कसावतें, किलफ्तें, गलत फहमियाँ ये बारिश अपने साथ बहा ले जाने के लिए आई थी। बरो कभी मुझे बीमार होने के डर से बारिश में जाने नहीं देते थे। आज देखें, मैं बारिश को महसूस कर पा रही हूँ। वो अभी भी आसमान की तरफ चेहरा किए बंद आंखों से सरशाराना अंदाज में बोली। यारम बलोच इस मुजस्मे हुस्न को बस देखता गया। इसका हुसैन शादाब चेहरा, याकूती लबों पर बारिश की बूंदें, रानाइयाँ बिखेरता वजूद जिस पे उसे पूरा हक हासिल था। बारिश की बूंदें इसके रोशन चेहरे पे तवातर से गिर रही थीं। चेहरा मज़ीद निखर सा गया था। वो हिम्मत मुज्तमा किए इसके गहले सरापे से नज़रें चरा गया। आओ, चाहत बारिश से इधर वाकई बीमार हो जाओगी। वो एक जगह पे रुक कर उससे आवाज़ देते हुए बोला। प्लीज़ थोड़ी देर और। वो बज़्ज़त हुई। आ जाओ ना चाहत, अभी हमें थोड़ा और आगे जाना है। चाहत इसकी बात सुनकर इसके पीछे पीछे चलने लगी। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसने चेहरे पर गरी बूंदों को हाथ की पश्त से साफ करके पूछा। वो सरपराइज है, जब पहुंच जाओगी तो देख लेना खुद ही। आगे का रास्ता कच्चा है, फिसलन हो रही है। रोड से आते तो ठीक था,
इस रास्ते से संभल कर चलना पड़ेगा, यारम बलूच ने धीमे लहजे में कहा और फिर इसका नाजुक सा हाथ अपने हाथ में ले लिया। चाहत ने इसकी तरफ चौंक कर देखा, फिर रास्ते पे नज़रें जमा दें। वो संभल संभल कर चलते बिलाखिर मखसूस मंजिल तक पहुंच चुके थे। उसने सामने का मंजर देखा, इसकी आंखों की पतलियां हैरत से फैल गईं। वो बेयकीनी की कैफियत में दोनों हाथ मुन्ना पे जमाए जैसे सामने दिखाई देते। मंजर को यकीन में बदलने की कोशिशों में थी। दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई दे रही थी और उसके दरमियान में एक सफ़ेद पर्दों से सजाई गई जगह थी। उसकी पत्तों और फूलों से छत बनाकर चारों अतराफ में सफ़ेद पर्दे लगाए गए थे, जो तेज़ हुआ के झोंकों और बारिश में गैले होकर फड़फड़ा रहे थे। इस तक पहुंचने के लिए सारी रोश की अतराफ को फूलों की बाढ़ से सजाया गया था। चाहत ने गौर किया तो सुर्ख गुलाबों से यारम लफ्ज़ चाहत लिखा गया था। इसकी आंखें पहले तो हैरत से दूचंद हुएं, फिर इनमें नमी सी घलने लगी। इसने बेयकीनी से यारम बलूच की तरफ देखा। तुमने तो जवाब नहीं दिया था मेरे सवालों का, मगर मैं जान चुका हूँ तुम्हारा जवाब। चाहत, मैं चाहता हूँ चाहत आज सब भला दूँ, सिर्फ तुम्हें याद रखूँ, तुम भी सब भूल जाओ और मुझ में खो जाओ। वो आलम जज्ब से कहते उसका हाथ थामकर नरम रेत से गुजरते हुए मखसूस जगह की जानब बढ़ रहा था। दोनों उसके करीब पहुँच कर रखे। यारम उसकी आंखों में छपी तहरीर पढ़ना चाहता था। इसकी निगाहों की तप्श से चाहत को अपना वजूद झलसता हुआ महसूस हुआ। इसकी आंखों में शौरीदा जज्बात का ठाठे मारता हुआ समंदर आबाद था। वो उसकी ताब न लाते हुए नज़रें झुका गई। दिल सीने में धड़क कर अपने होने का यकीन दिलाने लगा। यकतरफ़ा मोहब्बत का सफ़र बहुत कठिन है चाहत। मुझे यकीन है मोहब्बत के इस सफ़र में तुम मेरी हमकदम बन चुकी हो। यारम की भाप इड़ाती हुई सांसें इसके चेहरे को झलसा रही थीं। इसका वजूद कांपने लगा। वो इसकी नज़रों से फ़िरार पाने के लिए भागी और फिर से दूर जाकर बारिश में भीगने लगी। यकलख दल्ली जज्बात ने करोट ली और मन में पोशीदा एहसासात अभर कर सामने आने लगे। वो इसकी धीमी चाल चलते हुए इसके नज़दीक आया, फिर शानों से थाम कर इसका मासूम चेहरा निगाहों में बसाते इसके नज़दीक झुका। चेहरे में तेरे, खुद को मैं ढूंढूं आँखों के दरमियान, तो अब है इस तरह ख्वाबों को भी जगह न मिले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढें। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश परानी हो पूरी तजी से ये मेरी कहानी। यारम ने एक हाथ से इसका हाथ थाम कर दूसरा उसकी कमर में डाला। बूंदाबांदी ने बौछार का रूप धार लिया था। दोनों हमकदम बारिश की मध्य ताल पे मदहोश हुए रक्स कर रहे थे। कभी तुझ में उतरों तो जो सांसों में गुजरों, तो आए दिल में राहत। मैं हूँ बेठिकाना, फना मुझको पाना है तुझ में, दे इजाज़त। दोनों एक दूसरे को देखते हुए होश व हवास से बेगाना हो रहे थे। उसकी सहर अंगेज़ आवाज़ ने माहौल में जादू जगाया। उसने अपने दिल्ली जज्बात को अल्फाज का पैराहन गाने की सूरत में दिया। कैसी बेखुदी तारी थी आज उस पर। आसमां पर बादल ज़ोर से गरजे। लम्हों ने इस पर अपना सहर फूंका। दोनों दिल एक ही लेपे धड़क रहे थे। दोनों का दिल आज पहली बार एक साथ धड़का। कैसी महबूबाना गिरफ्त थी उसकी, कैसी दीवानगी थी इसकी फसों खीज करबत में। वो इस वक्त खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़कियों में शुमार कर रही थी। दोनों के वजूद में तलातम बरपा था। वो उसके गाल से अपने गाल लगाकर इसके कानों में रस घोल रहा था। ना कोई दरमियाँ, हम दोनों हैं यहाँ, फिर तो ही बता, हैं क्यों फासले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढें। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश परानी हो पूरी तजी से ये मेरी कहानी। वो उसे अपने करीब देख आज अपने हवास खो रहा था। चाहत को उसकी करबत में अपना वजूद शालों सा दहकता महसूस हुआ। अपनी गर्दन पर जा बजा इसका परहिद्दत लमस उसे खाकिस्तर किए दे रहा था। इसकी सांसों की रफ्तार बता रही थी। उसके अंदर की हालत ठहरे हुए पानियों में तूफान की आमद चाहती थी। इसके लरजती भैगी पलकें, दहकते सुर्ख आरिज, गुदाज कपकुपाते हुए लब, इन नीले नीनों के समंदर में डूब गया। आज जैतून की जड़ें सिंगे मरमर को तोड़कर इस स्टोन मीन के दिल पे अपनी हकमरानी कायम कर चुकी हैं। वो इसके सामने आया और इसकी दोनों लरजती हुई पलकों पे बारी बारी अपने लब रखता हुआ बोझल लहजे में बोला, तो चाहत इसके सलगते लम्स पे तड़प उठी। अंतहाई करबत पे इसका तनफ़्फ़ुस बिगड़ने लगा। चाहत, गुलाब पत्तियों से नर्म व मुलायम होठों से यूं मुस्कुराना तुम्हारा दिल में कहर बरपा किए मेरी धड़कने बढ़ा जाता है।
वो उसकी ठोड़ी को अपनी पूरों से छूकर खुमार आलोद लहजे में बोला, मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो नाराज़ लहजे में बोली, लेकिन उसे अपनी तरफ जुमानी नज़रों से देखते हुए खुद ही सटपटा गई। क्या हुआ, डर क्यों गई? अभी तो तुम्हारे सारे शकवे शिकायत दौर करने का वक्त है। आज जी भरकर तुम्हारी तारीफ भी करूँगा। और वो शरारत से मुस्कुराकर बात अधूरी छोड़ गया और इसे अपनी बानाहों में भरकर इस मखसूस जगह पे आया, नरमी से चाहत को नीचे उतारा और इसके मुना में आया लफ्ज़ बलाखिर बोल ही दिया, सब पता चल जाएगा, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। इसने गीली जैकेट अतार कर एक तरफ रखी। चाहत ने भी गैला कोट अतार कर रख दिया जिसमें से बारिश का पानी टपक रहा था। सामने एक मेट्रेस पे नरम बस्तर लगा था जिस पे बेदाग मखमलें चादर बची थी। उसने सारे पर्दे बराबर कर दिए और पलट कर चाहत की तरफ देखा जिसके होंठ सर्दी की शिद्दत से नीले हो रहे थे। वो सहमी हुई हरनी के जैसी उसे दर्जिदा निगाहों से देख रही थी। वो इसका हाथ थाम कर बस्तर पे ले गया। चाहत बैठी तो वो इसकी गोद में सर रख कर लेट गया और चाहत का हाथ अपने बालों पे रख दिया। चाहत, कभी कभी हम दिमागी, जिस्मानी और नफ्सियाती लिहाज से इतना थक जाते हैं कि हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत महसूस होती है जो हमें सहारा दे, हमारी बात समझे, अपना कांधा दे, हमारा गम बांटने के लिए। बहुत थक चुका हूँ खुद से लड़ते लड़ते। अब मैं हार गया हूँ। मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने बाजुओं को तुम्हारे गर्द हमायल कर दूँ, तुम्हें अपने सीने से लगाकर अपने सारे गम, थकन, इदासी, खामोशी तुमसे बांट लूँ। तुम्हारे इन नरम बाजुओं के हिसार, तुम्हारी करबत में सुकून की नींद सो जाऊं। वो इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसका चेहरा खुद पे झुकाते हुए बोला। चाहत ने सटपटाकर नज़रों का जाविया बदल दिया। यारम ने उसकी मरमरी कलाई में दीदा ज़ैब नफीस सा ब्रेसलेट पहनाया जिस पे हार्ट बना था और इस पर यारम लिखा था और इस पर मोहब्बत भरा बूसा लिया तो चाहत की धड़कनें उसे अपने कानों में सुनाई देने लगें। मेरे प्यार करने का तरीक़ा ज़रा सा अलग किस्म का है, सह पाओगी? वो इसके लब्बों को अपनी पूरों से सहलाते हुए मध्यम आंच देते लहजे में पूछ रहा था। मुझे मोहब्बत की ज़्यादा तलब नहीं, तुम्हारी थोड़ी सी हंसी, तुम्हारी थोड़ी सी शरारत, तुम्हारी थोड़ी सी प्यार की नज़र मेरे वजूद को सरापा मोहब्बत बना सकती हैं। इसने अक़ब से आकर इसे अपने हिसार में लिया। यारम बलूच की सरसराती हुई अंगलियां अपनी कमर से होते हुए पीठ पे महसूस करते चाहत का रवां रवां कपकपा उठा। कुछ बोलने की तो हिम्मत ही नहीं थी। ध्यान तो सारा इसके सरसराते हुए हाथ पे था। इसे अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हुईं। क्या मुझे मेरे रवैये के लिए माफ़ी नहीं मिल सकती? वो उसके गाल पे लब रखते खुमार ज़दा लहजे में बोला तो चाहत ने सख्ती से अपनी आंखें मींच लें। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। दिल चाहता है अपने रब का ढेर सारा शुक्र अदा करूं जिसने मुझे तुम जैसी नामत से नवाजा। तुम्हें देखकर मुझे अपनी ज़िंदगी भी हुसैन लगने लगती है। उस खुदा ने जिस कदर तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी, इस कदर अल्फाज भी अता कर दे ताकि हर रोज़ में नए अल्फाज और नए अंदाज में तुम्हारी मोहब्बत का शुक्राना अदा करूं। वो फसों खेज़ आवाज़ में कहते हुए इसे खुद से बेगाना बना रहा था। चाहत ने कुछ याद आने पे उसकी तरफ देखा। सुनो ना संगे मरमर, आप मेलट कैसे हुए? यारम उसके सवाल और अपने नाम पे पहले हैरान हुआ, फिर उसने जानदार कहकहा लगाया। चाहत ने अनारी चेहरे से इस बात में सर हिलाते ही आंखें मींच लें। यारम बलूच के चेहरे पे दलक्ष मुस्कुराहट बिखर गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब किया। मगर आपने बरो का नहीं बत या? चाहत के बाकी अल्फाज को वो अपनी शिद्दत भरी जसारत में मदगम करचका था। इसका दिल तो अछल कर हलक में अटक गया और सांसें थम गईं। रहाई पाते ही वो ज़ोरों से धड़कते दिल पे हाथ रखे गहरे सांस लेने लगी। सारे सवालात तो वो भूल चुकी थी। अपने जज्बात की रो में बहते हुए वो उसे भी अपने साथ किसी और दुनिया में ले जा रहा था। चाहत के तो एहसाब सलब होना शुरू हो गए। वो अब उसके चेहरे पे अपने शिद्दत भरे लमस से फूलों की तरह महकाने लगा। इसका चेहरा इसकी इल्तिफात पे लहो छलक रहा था। इसकी पनाहों में वो खुद को बहुत महफूज और मुतमईन महसूस कर रही थी। मोहब्बतों की बारिश में भीगती शब धीरे धीरे सरक रही थी। अगली किस्त में देखें क्या चाहत और यारम की मोहब्बत परवान चढ़ेगी। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।